वेलकम टू आवर चैनल करंट एनालिसिस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम आपके लिए जीके और करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस लाए हुए हैं, जो कि आपके आगे आने वाले एग्जाम एनटीपीसी या ग्रुप डी, लेखपाल, एसएससी या वनडे लेवल एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, लेखपाल या वनडे लेवल एग्जाम्स में करंट अफेयर्स और जीके रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल करंट एनालिसिस को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके आगे आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया था? तो 2021 को गणतंत्र दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया? तो 72वां संस्करण मनाया गया। और 2022 में कौन सा मनाया गया? तो 2022 में कौन सा मनाया जाएगा? 73वां संस्करण मनाया जाएगा। 22 में 73वां संस्करण मनाया जाएगा और 21 में 72वां संस्करण मनाया गया। और सबसे पहले गणतंत्र दिवस कब मनाया गया? तो सबसे पहला गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोतियों का शहर किस शहर को कहा जाता है? तो मोतियों का शहर हैदराबाद शहर को कहा जाता है। किसको? हैदराबाद को। और हैदराबाद तेलंगाना राज्य की राजधानी है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। अब तेलंगाना राज्य की बात करें तो तेलंगाना का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 को। ये भारत का सबसे नवीनतम राज्य है। तेलंगाना भारत का सबसे नवीनतम राज्य है और इसका गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 को। और इसके सीएम कौन है? के चंद्रशेखर। गवर्नर कौन है? तिमली सौंदरराजन। ये हो गई डिटेल हमारी तेलंगाना की। और फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए कि मोतियों का शहर किसे कहा जाता है? तो मोतियों का शहर हैदराबाद को कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टोरल फोटो पहचान पत्र किसने लॉन्च किया? तो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टोरल फोटो पहचान पत्र भारतीय निर्वाचन आयोग ने जारी किया। किसने लॉन्च किया? भारतीय निर्वाचन आयोग। अगर हम भारतीय निर्वाचन आयोग की बात करें तो भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 को हुआ था। कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 को। और हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा जी हो जाते हैं, जो कि 24वें नंबर के चुनाव आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और इसमें एक और आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थी? तो पहली महिला चुनाव आयुक्त वीएस रामा देवी जी थी। कौन थी पहली महिला चुनाव आयुक्त? तो वीएस रामा देवी जी थी। क्वेश्चन की तरफ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरमैन की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरमैन की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। अब हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है? तो हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं। ये किस नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो ये 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। अब राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल में, राष्ट्रपति के बारे में किस आर्टिकल में उल्लेख है? तो आर्टिकल 52 में उल्लेख किया गया है कि देश का एक राष्ट्रपति होगा। और आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के चुनावों के बारे में उल्लेख किया गया है। और आर्टिकल 57 में पुनः चुनाव का उल्लेख है। और आर्टिकल 7 में राष्ट्रपति की शपथ है। और आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति का महाभियोग है। फिर आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति किसी भी अपराधी को क्षमा दान कर सकता है। तो ये थी डिटेल्स। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि पर्यटकों के लिए विश्व का सबसे बड़ा सफेद मगरमच्छ पार्क किस राज्य में खोला गया? तो यह उड़ीसा में खोला गया। कहाँ खोला गया? उड़ीसा में। जो कैपिटल है वो क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। अब उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के सीएम कौन हो जाते हैं? नवीन पटनायक। गवर्नर कौन है? गवर्नर गणेशी लाल। और चीफ जस्टिस कौन है यहाँ के? तो एस मुरलीधर। अब उड़ीसा राज्य की गठन की बात करें तो उड़ीसा राज्य का गठन कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को गठन हुआ था उड़ीसा का। यहाँ के सीएम नवीन पटनायक जी हैं, गवर्नर गणेशी लाल हैं, चीफ जस्टिस एस मुरलीधर हैं। और उड़ीसा में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो विधानसभा की 147 सीटें हैं, राज्यसभा की 10 सीटें हैं और लोकसभा की 20 सीटें हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में मुख्यमंत्रियों के कार्यों को परिभाषित किया गया है? तो आर्टिकल 167 में मुख्यमंत्री के कार्यों के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 167 में।
अब इसके डिटेल में और थोड़ा जान लेते हैं आर्टिकल के बारे में। तो आर्टिकल 167 में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है और आर्टिकल 164 के 1 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी, ये परिभाषित किया गया है। और आर्टिकल 155 में कि राज्य का एक राज्यपाल होगा, ऐसा परिभाषित किया गया है। और आर्टिकल 161 में क्षमादान कर सकता है कौन? राज्यपाल क्षमादान कर सकता है, लेकिन ये भी याद रखिएगा कि वो सिर्फ दंड अवधि को कम कर सकता है, अपराधी की जो दंड अवधि होती है उसको कम कर सकता है, ना कि मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है। मृत्यु दंड को क्षमा करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास, आर्टिकल 72 के तहत। हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि 72वें गणतंत्र दिवस में भारतीय सेना की तरफ से शामिल होने वाली एकमात्र महिला अधिकारी कौन है? तो आज भी आपको हमने बताया कि 72वां गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था। तो 72वां गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था? 2021 में मनाया गया था। कब? 2021 में। तो 2021 के गणतंत्र दिवस में भारतीय सेना की तरफ से शामिल होने वाली एकमात्र महिला अधिकारी कौन है? तो वो हैं प्रीति चौधरी। याद रखिएगा कौन थी? प्रीति चौधरी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? तो कितना कम है? 43। अब आप सभी को बता दें कि ध्रुवीय व्यास कितना है और विषुवतीय व्यास कितना है। तो ध्रुवीय व्यास है 12,714 किलोमीटर और विषुवतीय व्यास है 12,757 किलोमीटर। और इन दोनों में कितना कम है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से? तो 43 किलोमीटर कम है। कितना? 43 किलोमीटर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 2021 में पद्म पुरस्कारों से कितने लोगों को सम्मानित किया गया? किस वर्ष 2021 में पद्म पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया गया? तो टोटल 119 लोगों को सम्मानित किया गया था। कितने लोगों को? 119 लोगों को। अब आपको थोड़ा इसमें डिटेल बता देते हैं कि जो आज कब हुई पद्म पुरस्कारों की। तो 2 जनवरी 1954 को। ये भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है, ये भी याद रखिएगा। तो पहला कौन सा सर्वोच्च सम्मान है? तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ये भारत का पद्म पुरस्कार दूसरा सर्वोच्च सम्मान है। ये 26 जनवरी के अवसर पर इसकी घोषणा की जाती है कि किन किन लोगों को देना है। 26 जनवरी के दिन घोषणा की जाती है। और इसका वितरण कब होता है? तो ये मार्च से अप्रैल महीने में होता है। तो अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या था कि 2021 में पद्म पुरस्कारों से कितने लोगों को सम्मानित किया गया? तो टोटल 119 लोगों को। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि पद्मश्री से 102 लोगों को और पद्म भूषण से 10 लोगों को और पद्म विभूषण से टोटल 7 लोगों को 2021 में सम्मानित किया गया। तो वही क्वेश्चन था कि 2021 में पद्म पुरस्कारों से कितने लोगों को, तो टोटल हमारे कितने लोग हो गए? 119 लोगों को सम्मानित किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्या लिखा हुआ है कि कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो किन राज्यों के बीच है? कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। इन 3 राज्यों के बीच में ये विवाद है, कावेरी जल विवाद, 3 राज्यों के। लेकिन इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है कि कावेरी जल विवाद किन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के बीच है? तो ये याद रखिएगा कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, एक यूनियन टेरिटरी है जिसका नाम है पुडुचेरी, वो भी इसमें शामिल है विवाद में। पुडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है और 3 राज्य हो जाते हैं। तो टोटल कावेरी जल विवाद 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेशों के बीच में है, जिसमें से राज्य कौन कौन से हो जाते हैं? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाता है? तो पुडुचेरी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया गया? 25 जनवरी को। और कुछ महत्वपूर्ण दिवस जान लेते हैं। तो भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया गया? 15 जनवरी को। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया? 8 अक्टूबर को। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को। और भारतीय तटरक्षक बल दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते भी रहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपने। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम की नामक योजना शुरू की? तो किस सरकार ने यह योजना का शुभारंभ किया है? तो राजस्थान सरकार ने। किस सरकार ने? राजस्थान ने। अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के सीएम कौन हो जाते हैं? तो राजस्थान के सीएम हैं अशोक गहलोत जी। और वहाँ के गवर्नर कौन है? तो गवर्नर कलराज मिश्रा जी हो जाते हैं। और राजस्थान की बात करें चीफ जस्टिस की, तो चीफ जस्टिस कौन हो जाते हैं? इंद्रजीत मोहंती जी।
चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया? तो बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा का प्रचार किया गया? तो कौन सी भाषा थी? पाली भाषा में प्रचार किया गया था। जो बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था वो किस भाषा में किया गया था? तो पाली भाषा में किया गया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि किस स्पेस एजेंसी ने एक ही रॉकेट पर 143 उपग्रह लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये कौन सी कंपनी स्पेस एजेंसी है? स्पेस एक्स। अब स्पेस एक्स किसकी एजेंसी है? तो इसके एमडी और सीईओ कौन हो जाते हैं स्पेस एक्स के? तो इसके एमडी और सीईओ हो जाते हैं आपके एलन मस्क। जैसा कि आपको पता होगा, एलन मस्क की एक एजेंसी है, एक कंपनी है, सॉरी, टेस्ला कंपनी भी उन्हीं की हो जाती है, एलन मस्क की। और ये उनकी स्पेस एजेंसी है स्पेस एक्स। इसका फाउंडेशन कब हुआ स्पेस एक्स का? तो 2002 में हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएसए में है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षु संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इस संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? वैशाली में। याद रखिएगा, कहाँ की गई थी? वैशाली में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किस देश के बासमती चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये किस देश के बासमती चावल को जीआई टैग दिया गया है? पाकिस्तान के बासमती चावल को जीआई टैग दिया गया। अब बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की कैपिटल क्या हो जाती है? इस्लामाबाद। वहाँ के पीएम कौन है? तो पीएम क्रिकेटर इमरान खान। राष्ट्रपति कौन है पाकिस्तान के? तो आरिफ अलवी राष्ट्रपति हो जाते हैं। और पाकिस्तान की मुद्रा की बात करें तो पाकिस्तान में कौन सी मुद्रा चलती है? पाकिस्तानी रुपया। और पाकिस्तानी संसद की बात करें तो वहाँ की संसद को क्या कहते हैं? नेशनल असेंबली। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है? हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है? तो सबसे गहरी खाई है जावा ट्रेंच। और प्रशांत महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि प्रशांत महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के सीएम ने अभ्युदय योजना शुरू की है? तो यह किस राज्य के सीएम ने जारी की है अभ्युदय योजना? तो आप सभी को पता होगा कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने अभ्युदय योजना का शुभारंभ किया है। अब बात करें यूपी की, तो यूपी की कैपिटल क्या हो जाती है? उत्तर प्रदेश की लखनऊ। और यूपी के गवर्नर कौन हो जाते हैं? आनंदीबेन पटेल। और यहाँ पे विधानसभा की सीटें कितनी हैं यूपी में? तो विधानसभा की सबसे ज़्यादा सीटें हैं 403। सबसे सीटें देश में सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में हैं 403। और राज्यसभा की सीटें 31 हैं। और लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 80। तो एक बार फिर से सुन लीजिए डिटेल कि अभ्युदय योजना उत्तर प्रदेश के सीएम ने लॉन्च की है। और उत्तर प्रदेश के सीएम हो जाते हैं योगी आदित्यनाथ जी। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या हो जाती है? लखनऊ। यहाँ के गवर्नर कौन है? तो गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल जी। विधानसभा की 403 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं और लोकसभा की 80 सीटें हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार सभी महाद्वीप एक ही भूखंड का हिस्सा थे। ये किसका नाम क्या था? इसका नाम क्या था? तो क्या नाम था? पेंजिया। याद रखिएगा, पेंजिया। अपना अगला क्वेश्चन क्या है? तो बांग्लादेश की स्थलीय सीमा किसके साथ मिलती है? बांग्लादेश की स्थलीय सीमा किसके साथ मिलती है? तो किसके साथ मिलती है? भारत और म्यांमार के साथ। भारत और म्यांमार के साथ। अब आपको ये भी बता दें कि बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा सबसे ज़्यादा मिलती है कितनी? 4096 किलोमीटर। कितनी? 4096 किलोमीटर। और कहीं कहीं पे आपको 4097 किलोमीटर भी मिल जाएगा। तो ऑप्शन के हिसाब से आप टिक कर सकते हैं कि 4096 किलोमीटर भी कहीं लिखा मिलता है और 97 भी कहीं मिलता है। तो याद रखिएगा, भारत और बांग्लादेश की स्थलीय सीमा कितनी है? 4096 किलोमीटर या 4097 किलोमीटर। और म्यांमार के साथ कितनी है? तो म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर है। कितनी है? 1643 किलोमीटर। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश की स्थलीय सीमा किन किन के साथ मिलती है? तो भारत और म्यांमार के साथ मिलती है। भारत और बांग्लादेश के साथ कितनी स्थलीय सीमा मिलती है? कितनी किलोमीटर लंबी? तो सबसे ज़्यादा कितनी मिलती है? 4096 किलोमीटर या 4097 किलोमीटर। और म्यांमार के साथ तो 1643 किलोमीटर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इंदिरा गांधी के जीवनी के लेखक कौन है? तो इंदिरा गांधी के जीवनी के लेखक कौन है? पुपुल जयकर। कौन है? पुपुल जयकर। याद रखिएगा, कौन है? पुपुल जयकर।
अगला क्वेश्चन है हमारा कि भूकंप की कौन सी तरंगें सर्वाधिक विनाशक होती हैं। तो कौन सी तरंगें विनाशक होती हैं? तो इन तरंगों का नाम है सरफेस वेव, इनको हम बोलते हैं धरातलीय तरंगे। ये भूकंप की ऐसी तरंगे होती हैं जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं, इसीलिए इनको सर्वाधिक विनाशक तरंगे भी बोला जाता है। और इन कौन सी तरंगे हैं? धरातलीय तरंगे या सरफेस वेव, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, इंटेल कंपनी के नए सीईओ कौन है? तो इंटेल कंपनी के नए सीईओ पेट ग्लेसिंजर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 14 जनवरी से किस राज्य का प्रमुख त्यौहार पोंगल शुरू हुआ? तो 14 जनवरी को प्रमुख त्यौहार पोंगल कब किस राज्य में शुरू हुआ? तो तमिलनाडु राज्य में। अब ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है इससे कि तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार पोंगल है। और अगला क्वेश्चन है हमारा, तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच आने वाले हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो यह किस नाम से जाना जाता है? असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। जो तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच में हिमालय आता है भाग को असम और हिमालय के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। और वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और नौ सेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके की क्लास। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल करंट एनालिसिस को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे।